हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आशा करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। स्वागत है आपका एक बार फिर से सबके अपने चैनल मी स्टोरी टेलर में। मेरा नाम है मनु शर्मा। दोस्तों, आज हम जिस कहानी को सुनने वाले हैं, ये कहानी है एक ऐसे शख्स की जिसे जासूसों की दुनिया में मास्टर स्पाई कहा जाता है। इज़राइल मोसाद का एक ऐसा जासूस जिसने ऐसे कारनामे किए जो शायद ही कोई और कर पाए, या ये कहें कि उस हद तक ना जा पाए। मतलब सोच के देखा जाए दोस्तों, एक ऐसा जासूस जिसको किसी दूसरे देश में अगर जासूसी के लिए भेजा जाए और उसकी पहुंच वहाँ के प्रेसिडेंट तक हो जाए, वहाँ के डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर में हो जाए, और यहाँ तक कि दोस्तों आप यकीन नहीं करेंगे, एक वक्त ऐसा भी आया था कि उसको उस देश का जिसमें वो जासूसी करने गया था दोस्तों, उसका प्रेसिडेंट बनाने तक की बातें होने लग गई थी। जी हाँ दोस्तों, जबकि वो उस देश का था ही नहीं, वो तो सिर्फ उस देश में एक जासूसी करने गया था। दोस्तों, ये कहानी है दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पाई एजेंसी इज़राइल के मसूद के जासूस एली कोहेन की। दोस्तों, इनके ऊपर एक सीरीज़ भी है नेटफ्लिक्स पे, अभी तो वो थोड़ी पुरानी हो गई है। उसमें इनकी पूरी कहानी को दिखाया गया है, इनके काम को दिखाया गया है कि कैसे एक टाइम पे ये सीरिया के प्रेसिडेंट तक हो जाते। मतलब अपने काम में इतने माहिर थे ये, इतना इनको अपना काम बखूबी आता था, इतना लोग इन पर विश्वास करने लग गए थे कि इनको प्रेसिडेंट तक बनाने की बातें चलने लग गई थी। दोस्तों, आपको पता ही है, जंग दो तरीके से लड़ी जाती है। एक जंग वो जो हमारी आर्मीज, हमारी मिलिट्रीज, हमारी सेनाएं, नेवी, एयरफोर्स, ये सब लड़ते हैं। और एक जंग ऐसी होती है दोस्तों जिसके बारे में किसी को खबर तक नहीं होती। ये जंग पर्दे के पीछे की जंग कहा जाता है इसको, जो जासूस लड़ते हैं। दुनिया भर के जासूस दोस्तों अलग अलग देशों में फैले हुए हैं। जैसे इंडिया के जासूस भी दुनिया भर में होंगे, पाकिस्तान के भी होंगे, बांग्लादेश के भी होंगे। बहुत सी दुनिया के जासूस दुनिया भर में फैले होते हैं, जो उस देश की सारी खुफिया खबरें जो हैं वो अपने देश को भेजा करते हैं, ताकि उनका देश उन पर आने वाली किसी भी मुश्किल के लिए, ये जंग के लिए पहले से तैयार रहे दोस्तों। तो ये एली कोहेन दोस्तों बहुत ही अपने काम में माहिर, लेकिन एक दिन इनका पर्दाफाश हो गया और दोस्तों सरेआम इनको सड़क पे फांसी दी गई। और दोस्तों बहुत ही दर्दनाक मौत थी इनकी। ये वेब सीरीज़ में भी दिखाया गया है इनकी दोस्तों। जो इनका शव था, मरने के बाद इनके शरीर पे बहुत सारे पेपर, अखबार लपेट दिए गए थे, जिस पे नारे लिखे हुए थे दोस्तों कि देख लो, अगर हमारे खिलाफ जासूसी करोगे तो ये अंजाम होगा। तो दोस्तों कहानी पे आते हैं। एली कोहेन दोस्तों, इनकी माँ एक सीरियन नागरिक थी और इनके पिता एक यहूदी मतलब इजरायली थे। और ये उस वक्त मिस्र में रहा करते थे दोस्तों। मिस्र एक देश है। उस वक्त तक इज़राइल का जन्म नहीं हुआ था दोस्तों। तो एली कोहेन ने मिस्र में ही अपनी पढ़ाई की, और फिर 1948 में जब इसराइल का जन्म हुआ दोस्तों, तो बाकी के दुनिया में से जो इधर उधर के जितने भी यहूदी थे वो इसराइल में जाके रहने लग गए। और इन्हीं लोगों में थे एली कोहेन के माँ बाप भी। 6 भाई बहन थे एली कोहेन के, इनके दोस्तों। लेकिन उस वक्त एली इसराइल नहीं गए, क्योंकि उस वक्त ये मिस्र में इनकी पढ़ाई चल रही थी। तो ये वहीं रुक गए अपनी पढ़ाई के लिए। और अपनी पढ़ाई पूरी करके तकरीबन 1 साल बाद 1957 में ये इज़राइल पहुँचे। और वहाँ पहुँच के ये दोस्तों इन्होंने जासूसी का कोर्स भी किया बाकायदा, एली कोहेन ने। एली कोहेन के दिमाग में हमेशा से दोस्तों देश के लिए कुछ करने का जज्बा था। ये अपने देश से बहुत प्यार करते थे, वतन परस्त थे ये। तो ये फिर जासूसी का एग्ज़ाम भी देते हैं। और जासूसी के लिए इनका एक प्लस पॉइंट ये भी था दोस्तों कि इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस भी आती थी, भाषाएं भी आती थी इनको, जिसमें इंग्लिश, हिब्रू और अरबी इनको बहुत अच्छे तरीके से आती थी, क्योंकि इनकी माँ सीरिया की थी। और अरबी देखा जाए, अलग अलग देशों में अरबी बोलने का अलग अलग एक्सेंट होता है। जैसे सीरिया में और तरीके से बोलते हैं, इज़राइल में और तरीके से बोलते हैं, जॉर्डन, बगदाद, इन सारी कंट्रीज़ में अलग अलग तरीके से अरेबियन बोलते हैं। और इनका ये प्लस पॉइंट था कि इनको हर एक्सेंट में अरबी बोलनी आती थी। इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी अरबी में उस टाइम पे दोस्तों। तो इनकी माँ सीरिया की थी, तो इनका एक रिश्ता भी जुड़ा हुआ था सीरिया से।
तो मोसाद को पता था इनके इन पे कोई जल्दी शक नहीं करेगा। तो इसके बाद दोस्तों काफ़ी टाइम तक इनको बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाती है जो जासूसी में काम आती है। इज़राइल में इनको एक क्लर्क की नौकरी पे भी रखा जाता है। फिर दोस्तों 1960 और 1961 में दोस्तों एली कोहेन को एक बिजनेसमैन की नई पहचान दी जाती है। तो इसके बाद एली को दोस्तों ज्यूरिक भेज दिया जाता है। फिर एक दो कंट्रीज़ में भेजने के बाद इनको अर्जेंटीना में भेजा जाता है, ब्यूनस आयर्स में, जहां इनको एक नया नाम दिया जाता है। और ये अब दोस्तों एली कोहेन से अब कामेल अमीन ताबेत, जी हाँ दोस्तों, एक नया नाम, एक नई पहचान, कामेल अमीन ताबेत इनको मिल जाती है। अर्जेंटीना में दोस्तों इनको एक बिजनेसमैन के तौर पर रखा जाने लगा और वहाँ इनके लिए घर भी खरीदा गया। काफ़ी पैसे लगा के इनका एक बिज़नेस भी बनाया गया ताकि इन पे किसी किस्म का कोई शक ना हो। एक नई इनको पूरी तरीके से पहचान दे दी गई। इनका जो बिज़नेस था दोस्तों वो कपड़ों और फर्नीचर का इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस दिखाया गया। इनको बहुत बड़ा बिजनेसमैन दिखाया गया। अब यहाँ दोस्तों अर्जेंटीना में एली कोहेन का मकसद जो था वो सीरियन एम्बेसी के लोगों से दोस्ती करना था। उस वक्त दोस्तों सीरिया में भी हालात ठीक नहीं चल रहे थे और सीरियन माँ होने की वजह से दोस्तों इनको वहाँ सबसे दोस्ती करने में भी ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई, क्योंकि अरबी भी अच्छी पकड़ती इनकी और वतन परस्त का जज्बा था इनमें, तो जो वहाँ के लोगों को भी इनमें दिखाई दिया। अब वहाँ एक दिन दोस्तों अर्जेंटीना की सीरियन एम्बेसी में इनकी मुलाकात सीरिया के एक मिलिट्री अटाशे अमीन अल हफीज़ से होती है। अब यहाँ पे टर्निंग पॉइंट आता है इनका। अब इनसे इनकी दोस्ती होती है कामील अमीन यानी एली कोहेन की, और धीरे धीरे दोस्ती बढ़ती जाती है। और फिर एक दिन एली कोहेन सीरिया पहुँचते हैं और वहाँ सीरिया में तख्ता पलट हो जाता है और यहाँ ये जो सीरिया के मिलिट्री अटाशे थे अमीन अल हफीज़, ये सीरिया के नए प्रेसिडेंट बन जाते हैं दोस्तों। अब इनसे एली कोहेन की पहले से बहुत अच्छी दोस्ती थी, तो मोसाद को मौका मिल जाता है। एली कोहेन सीरिया पहुंच जाते हैं अर्जेंटीना से, क्योंकि सारी जो इनकी जो पहचान थी वो एक बिजनेसमैन के तौर पे थी। सारे पासपोर्ट कागज़ इनके कामील अमीन के नाम पे थे, तो इनको कोई मुश्किल नहीं हुई सीरिया घुसने में। तो दोस्तों 1961 में एलिन दमस्कस, सीरिया का एक शहर है दमस्कस, वहाँ पहुँच जाते हैं दोस्तों। और वहाँ जो उनका अपना बिज़नेस होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, चलाने लग जाते हैं। और वहाँ दोस्तों ये फर्नीचर का बिज़नेस करते हैं, जिसमें से ये फर्नीचर को सीरियन अखबारों के साथ, अपने फर्नीचर को सीरियन अखबारों के साथ लपेट के कवर करके एक्सपोर्ट किया करते थे। अब ये करने का इनका मकसद ये था कि इससे सीरिया के जो जितने भी अखबार होते थे जिनमें सीरिया की अंदर की खबरें छपती थी, ये एक तरीके से फर्नीचर में वो अखबारें लपेट के सीरिया से बाहर भेजा करते थे ताकि इज़राइल तक सीरिया की सारी अंदर की खबरें पहुँचें। ऐसा ये अपना दिमाग इस्तेमाल करते थे दोस्तों। अब सीरिया में एली कोहेन ने खुद को बहुत बड़ा बिजनेसमैन दिखाया। देखते देखते बड़े बड़े होटल्स में जाके ये पार्टी करते थे। डिफेंस के लोगों को, जितने भी गवर्नमेंट्स ऑफिशियल थे उस टाइम पे सीरिया के, तो ये उन लोगों को उन पार्टियों में बुलाते थे और बड़े खुश मिजाज से दोस्तों ये किसी भी इंसान को चुटकियों में अपना दोस्त बना लेते थे। ऐसा इनके पास वो थी वो अदा। तो ऐसे करके इनकी दोस्ती बहुत से वहाँ के मिलिट्री के जो बड़े बड़े लेवल के ऑफिसर थे उनसे हो गई। और जो सीरिया के प्रेसिडेंट थे अमीन अल हफीज़, इनसे तो पहले से ही इनके रिश्ते अच्छे थे। और जो लोग इनकी पार्टीज़ में दोस्तों शामिल नहीं होते थे, जो इनको उनकी पार्टीज़ में आना जाना अच्छा नहीं समझते थे, उनको ये हनी ट्रैप करते थे। हालांकि इनकी शादी बहुत पहले ही हो चुकी थी दोस्तों, नादिया नाम की एक लड़की से। पर जासूस बनने के लिए आपको अपनी पिछली ज़िंदगी, अपना सब कुछ छोड़ना पड़ता है, जो कि इन्होंने किया। और यहाँ सीरिया में दोस्तों इन्होंने अलग अलग लड़कियों से दोस्ती की और दोस्तों कहा जाता है इनकी 17 गर्लफ्रेंड्स थी। और इन सब लड़कियों का इस्तेमाल दोस्तों ये उन ऑफिसर्स पे करते थे जो इनकी पार्टियों में शामिल नहीं होते थे एली कोहेन की। इस तरीके से ही हनी ट्रैप करके उन ऑफिसर्स को फंसाते थे। हालांकि जो इनकी गर्लफ्रेंड्स नहीं हैं उनका इनसे, इनके इज़राइल की ज़िंदगी से कोई ताल्लुक़ नहीं था। वो इज़राइल की नहीं थी, वो सीरिया की ही थी। इसी दौरान इनका इतना दबदबा बढ़ गया दोस्तों कि सीधे सीधे डिफेंस के जो बॉर्डर कैंप्स होते थे जहाँ पे कोई सिविलियन नहीं जा सकता था, वहाँ पे भी इनको जाने दिया जाता था। धीरे धीरे दोस्तों इन्होंने सीरिया के हर डिपार्टमेंट, चाहे वो डिफेंस हो, फाइनेंस हो, बैंक हो या कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट हो, कोई भी मतलब डिपार्टमेंट हो, हर जगह से ये इन्फॉर्मेशन निकाल के इन्होंने इज़राइल को भेजना शुरू कर दिया।
क्योंकि हर जगह इन्होंने अपनी दोस्ती कर ली थी, इनको कोई रोकता नहीं था। अब दोस्तों ये सब चीज़ें चल रही थी और उस टाइम 1962 में इज़राइल के बाकी अरब देशों के साथ रिश्ते ख़राब हो रहे थे और इज़राइल को ये खतरा था कि सीरिया कहीं इज़राइल के साथ जंग ना शुरू कर दे। तो इज़राइल को उस वक्त सीरिया के बॉर्डर पे हो रही सारी प्लानिंग्स की जानकारी चाहिए थी दोस्तों, ताकि वो सब चीज़ें जान के इज़राइल की मिलिट्री अपनी पहले से प्लानिंग बना सके। लेकिन ये होगा कैसे, कोई सिविलियन तो जा नहीं सकता। तो उस वक्त दोस्तों सीरिया के बॉर्डर के पास एक जगह थी, उस जगह का नाम था गोलान हाइट्स। अब ये जगह बहुत फेमस है दोस्तों। अब ये जगह इतनी इम्पोर्टेंट थी, सीरिया के पास थी ये जगह दोस्तों, और ये पहाड़ी इलाका था और यहाँ से सीरिया वालों के लिए इसराइल के बॉर्डर पे मारना घुसना बहुत आसान था और इसराइल वालों को भी इस जगह से बहुत खतरा था। इसलिए इसराइल वालों को उस जगह के बारे में जो मैं बात कर रहा हूँ गोलान हाइट्स की, सारी जानकारी चाहिए थी। अब एली कोहेन को इस जगह पे जाना था, लेकिन जा वो सकता नहीं था क्योंकि बहुत सेंसिटिव एरिया था और सैनिक अड्डा था। वो नॉर्मल सिविलियन, नॉर्मल इंसान तो वहाँ जा नहीं सकता था। तो एली कोहेन ने इस पर अपना दिमाग लगाया दोस्तों। उन्होंने क्या किया, एक दिन एली कोहेन अपने सीरियन दोस्तों के साथ बैठे हुए थे और वहाँ गोलान हाइट्स को लेकर कुछ बातें चल रही थी। वहाँ पे जहाँ जगह पे ये बैठे थे वहाँ पे गोलान हाइट्स की कुछ तस्वीरें, कुछ नक्शे थे जो पब्लिकली दिखाए जा सकते थे, ऐसे कुछ पड़े हुए थे। तो एली कोहेन ने उस वक्त अपने दोस्तों को सीरियन आर्मी की अच्छी सेहत और दुश्मनों से बचाने के लिए यूकेलिप्टस पेड़ लगाने का आइडिया दिया उस टाइम पे। तो उनका ये आइडिया सबको बहुत पसंद आया और सीरियन आर्मी वाले इसके लिए जल्दी से मान भी गए, क्योंकि सब पैसे के लिए, इस सब के लिए दोस्तों माफ़ करना, इस सब के लिए पैसे भी एली कोहेन दे रहा था। कहता था पेड़ लगाओ, फंडिंग मैं करूँगा। एली कोहेन ने कहा था पैसे मैं दूंगा। तो दोस्तों इस तरह से एली कोहेन को उस जगह गोलान हाइट्स में जाने का मौका मिल गया, क्योंकि सारे पैसे एली कोहेन दे रहा था। तो उस जगह जाके एली कोहेन को दोस्तों वो सारा सैनिक अड्डा देखने को मिला। वहाँ जाके एली कोहेन ने पूरा बॉर्डर एरिया देखा और वहाँ पे एली कोहेन ने दोस्तों अपने हिसाब से सारे पेड़ लगवाए। और एली कोहेन ने पेड़ भी इस तरह से लगवाए दोस्तों कि उसको वो क्लू रहे कि कौन सा पेड़ सैनिक अड्डे से कितनी दूरी पर है। मतलब जो सारा नक्शा तैयार करवाया उसने पेड़ों का, वो उसने अपने हिसाब से तैयार करवाया ताकि उसको खुद को पता रहे कि कौन सा पेड़ कितनी दूर है और कहाँ कहाँ क्या क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। अब पेड़ लगने के बाद दोस्तों ये सारी खबर उसने इज़राइल को भेजी। और दोस्तों जब इज़राइल और सीरिया के बीच जंग हुई तो इन्हीं पेड़ों की खबर की वजह से दोस्तों इज़राइल ने उस पूरे इलाके गोलान हाइट्स के पर कब्ज़ा कर लिया, सिर्फ एली कोहेन की इस इंफॉर्मेशन की वजह से दोस्तों। 1967 में दोस्तों जब इज़राइल के हालात ख़राब थे तो इज़राइल पे अरबों के आधे से ज़्यादा दर्जन के देशों ने इज़राइल के ख़िलाफ़ जंग में कूद गए। और दोस्तों ये जंग 6 दिन तक चली थी और इज़राइल ने दोस्तों सबको इस जंग में हरा दिया था और गोलान हाइट्स के आधे से ज़्यादा इलाके पे कब्ज़ा इज़राइल का हो गया था। और ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए हो सकी क्योंकि एली कोहेन ने हर राज पहले से इज़राइल को बता दिया था। एली कोहेन की डिफेंस के लोगों तक पहुंच थी, प्रेसिडेंट तक पहुंच थी, उनसे अच्छे रिश्ते थे और यहाँ तक कि डिफेंस के लोग भी दोस्तों एली कोहेन से सलाह लिया करते थे। और इसी वजह से एली कोहेन को हर राज बड़ी आसानी से पता चल जाता था। एक वक्त ऐसा भी आया दोस्तों, एली कोहेन को डिप्टी डिफेंस बनाने का खुद प्रेसिडेंट ने प्रपोजल दिया था, अमीन अल हफीज़ ने, लेकिन एली कोहेन ने इसके लिए मना कर दिया था दोस्तों। और जब अमीन अल हफीज़ जो प्रेसिडेंट थे सीरिया के, जब उनको अपना हटने का यानी तख्ता पलट होने का डर हुआ, तब भी उन्होंने कई मीटिंग्स में एली कोहेन को ही अगला प्रेसिडेंट बनाने का प्रपोजल दिया था, क्योंकि एली कोहेन से वो बहुत इम्प्रेस थे और सीरिया का खून था एली कोहेन में। तो मतलब दोस्तों एक आदमी की प्रेसिडेंट बनने तक पहुंच वो भी एक जासूस की होते हुए, आप सोच सकते हैं वो आदमी किस हद तक चालाक होगा दोस्तों। और सिर्फ एली कोहेन के काम की वजह से ही दोस्तों उस वक्त इज़राइल दुनिया में एक बहुत ही ताकतवर देश बन के उभरा, क्योंकि उसने 6 देशों के साथ चल रही जंग में जीत हासिल की थी, सिर्फ एली कोहेन की इंफॉर्मेशन की वजह से दोस्तों। लेकिन यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो एली कोहेन में एक कमी भी थी
और उस कमी ने ही एली कोहेन की जान ले ली, जिसकी वजह से उनका सारा राज पर्दाफाश हुआ। दोस्तों, अब जैसे जैसे एली कोहेन की सीरिया में हर जगह बात हो रही थी, डिप्टी डिफेंस बनाए जाने की बात हो रही थी, प्रेसिडेंट बनाए जाने की बातें चल रही थी, अब इन चीज़ों की वजह से एली कोहेन को ये होने लग गया दोस्तों कि उनका राज कभी किसी के सामने आ ही नहीं सकता। इतना उनको खुद पे यकीन होने लग गया, जिसको कहते हैं कि वो ओवर कॉन्फिडेंस होने लग गए। तो उस वक्त सीरिया में एक बहुत ही आलीशान घर में रहा करते थे एली कोहेन, और 1966-7 में जितनी सारी इन्फॉर्मेशन होती थी वो इज़राइल को ट्रांसमिशन के ज़रिए भेजा करते थे। जासूसों का एक तरीका होता है ट्रांसमिशन, उसके ज़रिए ये सारी इन्फॉर्मेशन भेजा करते थे। तो दोस्तों, उस वक्त जो सीरिया की हार हुई थी, जो उस वक्त पेड़ वगैरह सब लगवाए थे और जो सब हुआ था, सीरिया की सरकार को दोस्तों अब बहुत डाउट होने लग गया कि कौन है जो हमारी अंदर की खबरें इज़राइल तक भेज रहा है। कोई ना कोई तो है, लेकिन वो उसको पकड़ नहीं पा रहे थे। पर उनको था कि कोई है जो उनके बीच में बैठा हुआ है और बहुत बड़े कद पे बैठा हुआ है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत टॉप लेवल की सीक्रेट इन्फॉर्मेशन थी जो इज़राइल तक जा रही थी। और कई बार तो दोस्तों इस सीरिया वालों को अपने ही लोगों पे शक भी हुआ कि कोई उनके डिपार्टमेंट में से उनका आदमी भी हो सकता है। अब दोस्तों, सीरिया ये जंग हारने के बाद बहुत परेशान था, बेचैन था कि कोई जासूस है और आने वाले टाइम में उस जासूस की वजह से उनको और नुकसान हो सकता है। तो सीरिया ने उस वक्त दोस्तों सोवियत संघ, जिसे हम रूस के नाम से भी जानते हैं, उनकी मदद लेने का फैसला किया। उन्होंने दोस्तों सोवियत संघ की केजीबी एजेंसी, जैसे इजराइल की मोसाद है ना दोस्तों, वैसे ही सोवियत संघ की एजेंसी केजीबी, ये भी बहुत खतरनाक एजेंसी है दोस्तों, इनसे मदद लेने का फैसला किया। अब सोवियत संघ यानी कि रशिया हमेशा से ही सीरिया का दोस्त रहा है, जैसे अमेरिका सीरिया का दुश्मन रहा है। रशिया और अमेरिका का हमेशा चलता रहा है दोस्तों, जिसका दोस्त रशिया है अमेरिका उसका दुश्मन है। अब ऐसे ही सीरिया का दोस्त अमेरिका था, तो इन्होंने अपना उनकी मदद ली, रशिया की एजेंसी की, केजीबी की। अब दोस्तों, केजीबी ने अपना काम करना शुरू किया। केजीबी ने सबसे पहले ये सोचा कि ये जो सारी खबरें हैं सीरिया से बाहर जा रही हैं, तो ये सारी खबरें जो जासूसी में ज़्यादातर लोग करते हैं, ट्रांसमिशन, क्योंकि दोस्तों उस वक्त ज़्यादा टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, तो उस वक्त दोस्तों केजीबी को ट्रांसमिशन सिग्नल्स को पकड़ना था कि उस वक्त कितने लोग सीरिया से बाहर ट्रांसमिशन के ज़रिए बात करते हैं। तो दोस्तों उस वक्त फिर केजीबी ने एक डिवाइस तैयार किया जो उस वक्त जो भी ट्रांसमिशंस होती थी उनको मॉनिटर कर लेता था, पकड़ लेता था। तो दोस्तों केजीबी ने बड़ी खामोशी से ये काम करना शुरू किया, पूरे सीरिया में उसने ट्रांसमिशंस को मॉनिटर करना शुरू किया। अब सीरिया पे से जो भी बाहर बात जाती थी उस पे दोस्तों नज़र रखी जाती थी केजीबी की तरफ से, और इस बात से एली कोहेन दोस्तों बिल्कुल बेखबर था। एक दिन दोस्तों एली कोहेन सीरिया में अपने दमस्कस में अपने घर में बैठा हुआ था, और दोस्तों एली कोहेन को मोसाद ने भी उस वक्त ट्रांसमिशन कम करने को कहा था, क्योंकि इज़राइल को भी डर था कि सीरिया अभी अभी जंग में इज़राइल से हारा है, तो इज़राइल को ये डर था कि सीरिया कहीं एली कोहेन का राज जान ना जाए, क्योंकि सीरिया कुछ ना कुछ तो करेगा। लेकिन दोस्तों एली कोहेन ने फिर भी इतनी एक्साइटमेंट में और ओवर कॉन्फिडेंस में आके दिन में 2 से 3 बार ट्रांसमिशन कर दिया करता था। और तब ये बात एली कोहेन को भी नहीं पता थी दोस्तों केजीबी के बारे में, क्योंकि दोस्तों डिफेंस में सिर्फ 2 ही लोग थे जिनको ये पता था कि उन्होंने जासूस को पकड़ना है। ये सारा ऑपरेशन केजीबी जो भी कर रही थी दोस्तों, ये सिर्फ सीरिया के डिफेंस में सिर्फ 2 लोगों को ये बात पता थी, क्योंकि उनको ये था कि अगर ये चीज़ सबको बता के करेंगे तो वो जो जासूस है वो चौकन्ना हो जाएगा। और इसलिए एली कोहेन लापरवाह होकर 1965 में दोस्तों अपने घर में इज़राइल को एक मैसेज भेज रहा था, और केजीबी ने उसकी ट्रांसमिशन मॉनिटर कर ली कि ये जो सिग्नल है भैया ये दमस्कस के घर से भेजे जा रहे हैं, जो कि सीरिया के प्रेसिडेंट का बहुत करीबी इंसान का घर है, और वो घर था एली कोहेन का। और ट्रांसमिशन की बातचीत में दोस्तों साफ साफ जासूसी का मैसेज था, इसलिए शक ना करने का कोई सवाल ही नहीं था दोस्तों। तो उस वक्त फिर सीरिया की आर्मी उस घर में पहुंच जाती है दोस्तों, और घर में सिर्फ एली कोहेन होता है।
और घर में से जब उसकी तलाशी ली जाती है तो सारी रेडियो ट्रांसमिशन की चीज़ें जो इस्तेमाल होती थी वो मिल जाती हैं और बाकी के सबूत मिल जाते हैं। इसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता है दोस्तों। और दोस्तों, गिरफ़्तार करने के करीब 1 महीने तक उनको बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया जाता है। उनकी सारी उंगलियों के नाखून निकाल लिए जाते हैं और वहाँ की जो कोर्ट थी, सीरिया की कोर्ट थी, वो उनको फांसी पर लटकाने का हुक्म दे देती है। इधर दोस्तों, एली कोहेन की गिरफ्तारी की खबर फिर इजराइल तक भी पहुंच जाती है और इजराइल फिर ह्यूमन ग्राउंड पे एली कोहेन की फांसी रुकवाने की बहुत कोशिश करता है। इजराइल ने अपने दोस्तों यूएन से बात की, अमेरिका की भी मदद लेने की कोशिश की, पर सीरिया अपनी बात पे दोस्तों अड़ा रहा। और दोस्तों, सीरिया ने फैसला सुनाए जाने के 1 महीने के अंदर 18 मई 1965 को दमस्कस के एक चौराहे पे सरेआम लोगों के सामने एली कोहेन को फांसी पे लटका दिया। और दोस्तों, करीब 8 घंटे तक एली कोहेन की लाश चौराहे पर लटकी रही। तो इस तरह से मोसाद के एली कोहेन की मौत हुई दोस्तों। फांसी देने के बाद दोस्तों, इजराइल ने सीरिया से गुजारिश की कम से कम एली कोहेन की डेड बॉडी उनको मिल जाए, लेकिन सीरिया ने वो भी नहीं मानी और एली कोहेन के पूरे बदन को उन्होंने नारे लगे हुए अखबारों से लपेट दिया, जिस पे उन्होंने लिखा हुआ था, अरब की तरफ से इजराइल को तोहफा। फिर दोस्तों, 8 घंटे के बाद उनकी लाश को उतारा गया और कॉफिन में डाल के कहाँ दफनाया गया ये आज तक दोस्तों पता नहीं चल पाया। दोस्तों, मोसाद ने बहुत कोशिश की थी किसी तरह से एली कोहेन की बॉडी मिल जाए, लेकिन फिर दोस्तों सीरिया में हालात ख़राब होते चले गए, जैसे आज भी हैं, और बहुत जंग उस वक्त और चली, और एली कोहेन की लाश के बारे में जिन लोगों को पता था या तो वो मर गए या उनकी याददाश्त चली गई। लेकिन दोस्तों, अभी कुछ टाइम पहले मोसाद को एक बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। मोसाद को सीरिया के अंदर जहां एली कोहेन रहता था, दमस्कस के शहर में, जिस वक्त एली कोहेन पकड़ा गया और जिस वक्त उसकी मौत हुई, तो उस वक्त उसने घड़ी पहनी हुई थी दोस्तों, वो मोसाद को मिल गई। कैसे मिली, कहाँ मिली, ये इजराइल ने खुलासा आज तक नहीं किया, लेकिन प्रेसिडेंट तक ने इस बात का ऐलान किया था कि मोसाद को एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। और फिर उस घड़ी को दोस्तों सीरिया से लाया गया और पहले म्यूज़ियम में रखा गया और फिर उस घड़ी को नादिया, जो कि एली कोहेन की पत्नी थी, उनको दे दिया गया और वो घड़ी देख के रो पड़ी। दोस्तों, आज भी एली कोहेन को उनके कामों की वजह से इजराइल में नेशनल हीरो माना जाता है और दोस्तों वाकई में मानना भी चाहिए, जो देश के लिए इतना कुछ करने का जज्बा रखते थे। और जहाँ तक कहा जाता है कि 60s में अरबों के साथ जंग में इजराइल की जीत की वजह सिर्फ और सिर्फ एली कोहेन थे। और एली कोहेन की लाश कहाँ दफनाएगी दोस्तों, इसके बारे में आज तक नहीं पता चल सका। तो ये थी दोस्तों मोसाद के एली कोहेन की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें ताकि मैं आगे भी फिर से हाजिर हो सकूं एक और नई कहानी, एक दिलचस्प किस्से के साथ। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ ग्रेट डे।